दाम मोहब्बत किस्त नंबर 3। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन क्लिक कर लीजिएगा ताकि नावल के आने वाली एपिसोड के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हिना का घर शहर के दूसरे कोने पे नई आबादी में था। वहां पहुंच के वो गाड़ी से बाहर निकला। दिल ने इसकी चाल ने मुस्कुरा के देखा और ऊपर ही ऊपर उड़ता अंधेरों में गुम हो गया। दिल भी जागते में कैसे कैसे ख्वाब दिखा रहा है। वो गली के एक तरफ बढ़ा। कुछ घरों पे नंबर्स लगे हुए थे। गाड़ी से उतर के वह नंबर पढ़ता रहा। शायद किसी बोर्ड या नेम प्लेट पे गली का नंबर भी लिखा हो। आखिर एक घर की नेम प्लेट पे गली नंबर लिखा दिखाई दिया। ये गली नंबर 4 थी और हिना का घर गली नंबर 7 में था। वो इस गली से निकला और 2 गलियां छोड़ के तीसरी गली में दाखिल हो गया। तलाश शुरू की, लेकिन इस गली के मकानात पे नंबर नहीं लिखे थे। किसी किसी घर के बाहर लाइट जल रही थी। ज्यादातर घर अंधेरे में डूबे हुए थे। उफ, अब किससे पूछूं? कुछ देर वहीं खड़े होकर सोचने के बाद इसने एक घर की बेल बजा डाली। कौन है? कई बार बेल बजाने के बाद अंदर से एक मर्दाना आवाज आई। आपसे एक एड्रेस पूछना है, जरा बता दीजिएगा। काशिफ आहिस्ता से बोला था, लेकिन रात के सन्नाटे में इसकी आवाज काफी ज्यादा थी। किसका एड्रेस? वही मर्द बोला था। अब दरवाज़ा तो खोलें, फिर बताता हूँ, ऐसे सभी सुन लेंगे। दरवाज़ा ना खोलिएगा, कोई डाकू होगा। इतनी रात को भला किसे एड्रेस की ज़रूरत पड़ गई? तभी तभी नस्वानी आवाज़ आई, फिर खामोशी छा गई। काशिफ ने फिर बेल बजाई, लेकिन जवाब में खामोशी रही। कुछ देर इंतज़ार के बाद वो मायूस होकर वापसी के लिए पलटा। अब क्या करूं? दिन होता तो कोई ना कोई बता भी देता। रात के वक्त शायद ही कोई दरवाज़ा खोले, लेकिन अब अगर मैंने घर ढूंढ भी लिया तो क्या कहूँगा? इतनी रात मुझे क्या ज़रूरी काम है? गाड़ी की तरफ जाते हुए इसने सोचा, काशिफ क्या बेवकूफ़ी है। अच्छे भले मैच्योर हो कि कैसी ऊट पटांग हरकतें कर रहे हो। वो कौन सा घर में अकेली रहती होगी? इसके घर वाले क्या सोचेंगे? वो भी नाराज़ हो जाएगी और इसके बारे में क्या तासर लेगी। इसने खुद को डांटा, गाड़ी स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चलता रहा बिना सोचे समझे। बस जिधर सड़क मुड़ती वो गाड़ी मोड़ लेता। बेमकसद सफ़र किए जा रहा था। सारा जोशो खरोश ठंडा हो चुका था और अपनी बेवकूफ़ी पे बहुत अजीब लग रहा था। मुख्तलिफ सड़कों से गुजरते हुए इसने गाड़ी एक तंग सी गली में डाल ली। वो गली सीधी कैनाल रोड पे निकल आई। कैनाल रोड पे आना इसे बहुत अच्छा लगा करता था। कई बार वो यूं ही इधर निकल आया करता था। इसने गाड़ी रोक ली और बाहर निकल आया। ठंडी हवा चल रही थी। दरख्तों के पत्ते सरसरा रहे थे। नहर का पानी खामोशी से अपना सफ़र तय कर रहा था। जनवरी की सर्द रात उजाले से हाथ मिलाने को थी। हर तरफ सन्नाटा, लेकिन आज इसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। काश मेरे पास इसका फ़ोन नंबर होता तो फ़ोन पे ही इससे बात कर लेता, लेकिन कभी इसने ज़रूरत ही महसूस नहीं की थी। दूसरी लड़कियां मिलते ही फ़ोन नंबर तबादला किया करती थीं, लेकिन हिना से बात होने के बावजूद ना कभी इसने नंबर पूछा और ना ही काशिफ ने। इनकी बातें स्टडी तक महदूद रहती थीं। इधर उधर की बातें भी कम ही किया करते थे। हत्ता कि दोनों के एक दूसरे की फैमिलीज़ के बारे में भी कुछ नहीं पता था। दूसरे कुछ भी समझे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के लिए एक अच्छे दोस्त के सिवा कुछ भी नहीं थे। एक दूसरे को देख के दिल में जो एहसासात जागते थे, इनसे भी वो अनजान थे कि कल का दिन इसके जज्बों को जगा गया था और वो इसके लिए बहुत ख़ास हो चुकी थी। अचानक इसे कुछ ख्याल आया। इसने जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और इसमें एडमिशन फॉर्म की बनाई हुई तस्वीर को जूम इन किया। इसमें फ़ोन नंबर वाले कॉलम में हिना का फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। फिर से उम्मीद की किरण रोशन हुई। इसके होठों पे मुस्कुराहट आ गई। इसने पहले क्यों नहीं फ़ोन नंबर देखा? जोश में होश खो बैठा था। इसने नंबर डायल किया। बेल जाती रही, लेकिन अटेंड नहीं हुआ।
शायद वो सो रही होगी, दोबारा करता हूँ। इसने फिर नंबर डायल किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार वो डायल करता रहा लेकिन अटेंड नहीं हो रहा था। वो पैदल नहर के किनारे टहलने लगा। हो सकता है फ़ोन साइलेंट पे हो, हिना जागे तो अजनबी नंबर दे के मैसेज ही कर दे या फिर कॉल ही अटेंड कर ले। हिना, मैं काशिफ हूँ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इसने मैसेज टाइप किया और भेज दिया। कुछ देर के वक्फे के बाद वो मैसेज भी कर रहा था और कॉल्स भी, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हो रहा था। फिर हिना का मोबाइल ऑफ हो गया। अब इसके नंबर पे बेल भी नहीं जा रही थी। क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहती? क्या जानबूझ के इसने फ़ोन बंद कर दिया है? अब कैसे इसे बताऊं कि मेरे दिल में इसके लिए क्या है? कल मैंने कैसा महसूस किया, क्या क्या सोचता रहा इसके बारे में, वो मेरे लिए क्या है, कैसे बताऊं? सबसे आंखें जल रही थीं। रात भर की कोशिशों की नाकामी के बाद बेबसी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी। दिल भर आया तो इसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। गुज़श्ता पूरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो चाहा था वो इसे मिला था। कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं रही थी। बेशतर चीज़ें ऐसी थीं जो इसके कहे बिना ही इसे मिल गई थीं। अपनी तमाम तर कोशिश के बावजूद इस तक पहुंचना तो दूर की बात, वो इसकी आवाज़ भी नहीं सुन सका था। इस पे मायूसी तारी होने लगी। हर चीज़ इंसान के बस में नहीं होती। कभी कभी जिस चीज़ की शिद्दत से ख्वाहिश पैदा होती है वही इससे दूर होती चली जाती है। अपनी बेबसी पे से गुस्सा आने लगा। इसने एक बार फिर कॉल की, नंबर बंद था। गुस्से से इसने मोबाइल नहर में फेंक दिया। कल बारिश में भीग के दिल को जो सुकून मिला था वो रुखसत हो चुका था। फजर की अजान हो रही थी। इस अजान ने इसे याद दिलाया कि बचपन में वो पापा के साथ फजर की नमाज़ पढ़ने आया करता था। इसे सैर करना और नमाज़ पढ़ना तो अच्छा लगता था, लेकिन अब रात देर से सोने के बाद सुबह सवेरे उठना इसके लिए बहुत मुश्किल था। बचपन के दिनों में वह पापा के बहुत करीब रहा था। वो इनसे बहुत सारी बातें किया करता था। फिर वो भी बड़ा होता चला गया और पापा भी बिजनेस में मसरूफ़ होते चले गए। बेटा, नमाज बाकायदगी से पढ़ा करो। नमाज दिल को सुकून देती है। मैं जब भी परेशान होता हूँ तो अपनी सारी बातें अल्लाह से कर लेता हूँ, फिर परेशानी ख़त्म हो जाती है। पापा अक्सर इसे कहा करते थे। सुकून? इसे सुकून ही तो चाहिए था। इसके कदम खुद ब खुद मस्जिद की तरफ उठते चले गए। मुअज्जिन बुला रहा था, और नमाज की तरफ, और भलाई की तरफ, और वो चल रहा था सुकून की तलाश में। करवटें बदल बदल के वो थक चुकी थी। नाश्ता साइड पे पड़ा हुआ था, लेकिन दिल कुछ खाने को नहीं कर रहा था। क्या वो आज यूनिवर्सिटी आया होगा? बार बार वो यही सोच रही थी। इसे देखने को भी दिल कर रहा था। कल के सारे मनाजर याद आ रहे थे। कैसा पागलपन था। सबने देखा होगा बारिश में वो क्यों ऐसे बैठे थे। काशिफ ने भी उठने की कोशिश नहीं की और ना इसे उठने को कहा। ऐसे मनाजर तो फिल्मों में होते हैं, हकीकी ज़िंदगी में नहीं। क्या तमाशा बना होगा, क्या क्या बातें की होगी सबने। इन सब बातों के जवाब में वो क्या वजाहत देगी, जबकि इसे खुद भी नहीं पता कि कल क्या हुआ था, क्यों इतनी बेखुदी छा गई थी। वो कोई टीनेज लड़की नहीं थी जो जज्बात के हाथों शिकस्त खा जाती। बेकल ही बड़ी तो उठ खड़ी हुई, मोबाइल चार्जिंग से उतारा और ऑन किया। ऑन करते ही मैसेज आने लगे। मुसलसल मैसेज आ रहे थे। सुबह सुबह किसने इतने मैसेज कर दिए? इसने बेताबी से मोबाइल चेक किया। 100 से ज़्यादा मैसेज थे और 326 मिस कॉल्स। इसने मैसेज ओपन किया। है ना, मैं काशिफ हूँ, तुमसे ज़रूरी बात करनी है। सारे मैसेज का मतन एक ही था। उफ। वो बार बार इसे फ़ोन और मैसेज करता रहा था। गुज़श्ता रात तबीयत इतनी ख़राब थी और वो इतनी मदहोश थी कि पता भी नहीं चला कि वो इसे कॉल कर रहा है। काशिफ के पास इसका नंबर तो था नहीं, शायद किसी से ले लिया हो। पता नहीं काशिफ ने क्या ज़रूरी बात करनी थी जो बार बार राब्ते की कोशिश कर रहा था। इसने काशिफ के नंबर पे बैक रिंग की। काशिफ का नंबर बंद था।
نماز پڑھتے ہوئے اسے خیال آیا کہ رب کے حضور حاضری دینے وہ کتنے عرصے بعد آیا ہے۔ وہ رب ذوالجلال جو اپنے بندے کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کرتا، اس کے لیے جینے کے سارے اسباب پیدا کرتا ہے، اس کے سارے معاملات سلجھاتا ہے، اور انسان کتنا بے وفا ہے جو اسے بھول جاتا ہے، اسے تب ہی یاد رکھتا ہے جب تکلیف میں ہوتا ہے۔ نماز پڑھ کے بے چینی کو کچھ قرار آ گیا۔ نماز کے بعد کافی دیر وہ سجدے میں گرا رہا۔ بچپن میں جب اسے نماز نہیں آتی تھی تو پاپا کی طرف دیکھ دیکھ کے جیسے وہ کرتے ان کی نقالی کرتا رہتا، آگے ہو کے ان کو دیکھتا، تھک جاتا تو سجدے میں گرا رہتا، دل ہی دل میں اللہ اللہ کرتا رہتا۔ پاپا نماز سے فارغ ہوتے تو وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے، وہ اٹھ کھڑا ہوتا اور ان کی انگلی تھامے باہر آ جاتا۔ آج بھی وہ سجدے میں گرا بس اللہ اللہ کر رہا تھا، بہت شرمندہ تھا اپنے گناہوں پہ، ساری غلطیاں سارے گناہ اسے یاد آ رہے تھے۔ لڑکیوں کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا، ان سے باتیں کرنا، ہاتھ تھام لینا، یہ سب گناہ ہی تو تھے۔ وہ حد سے کبھی نہیں بڑھا تھا، لیکن راستہ تو غلط تھا۔ ہنا اگر اس کی زندگی میں نہ آئی ہوتی تو سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہوتا۔ اس کے آنے نے ہی اسے بتایا کہ وہ غلط راستے پہ چل رہا تھا، اور اب وہ سجدے میں گرا بس اللہ کو یاد کر رہا تھا، ایسے یاد کرنا چاہتا تھا کہ پھر کبھی نہ بھول سکے۔ دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھے، پھر نیچے گر گئے۔ کیا مانگتا وہ اپنے خدا سے؟ اس نے کون سا حق بندگی ادا کیا تھا؟ دل کی مان کے نافرمانی کے سوا اس نے اور کیا بھی کیا تھا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا، اجالا پھیل رہا تھا۔ ایک عرصے بعد اتنی صبح وہ بیدار ہوا تھا۔ آسمان پہ اڑتے پرندوں کو دیکھا تو بچپن کی یاد آ گئی، جب وہ ان پرندوں کو بڑے غور سے دیکھا کرتا تھا۔ پاپا، یہ پرندے صبح صبح اڑ کے کدھر جاتے ہیں؟ کچھ دن بغور مشاہدہ کرنے کے بعد اس نے اپنے پاپا سے پوچھا تھا، تو انہوں نے بتایا، بیٹا یہ پرندے صبح صبح اپنے رزق کی تلاش میں گھر سے نکلتے ہیں اور پھر شام ڈھلے واپس لوٹ جاتے ہیں، اور انسان بھی ایسے ہی صبح سے لے کے شام تک کام کرتے ہیں اور پھر رات آرام کے لیے ہوتی ہے۔ بچپن کی بہت ساری باتیں اس کے دماغ میں نقش ہو گئی تھیں۔ گھر جاتے جاتے وہ رستے میں ہی رک گیا۔ ہنا یونیورسٹی ضرور آئے گی، وہیں اسے ملا جا سکتا ہے، لیکن ابھی یونیورسٹی کھلنے میں ٹائم تھا۔ رات سے اس نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا، بھوک کا احساس تانے لگا تھا۔ فٹ پاتھ کے ساتھ لگی ناشتے کی ریڑھی دیکھ کے اس نے گاڑی روک لی۔ اسے ہنا کی بات یاد آ گئی، کاشف، ہمارے گھر کے پاس ایک ریڑھی والا بہت مزے کے چنے بیچتا ہے، ناشتے کے لیے اکثر چنے میں وہیں سے منگوا لیتی ہوں۔ اچھا، میں نے تو کبھی کسی ریڑھی والے سے ناشتہ نہیں منگوایا۔ وہ اس کی بات سن کے خوب ہنسا تھا۔ کتنا عجیب لگتا ہے، لوگ سڑک کے کنارے بیٹھے ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں اور آنے جانے والے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیسے گندے مندے چنے بناتے ہوں گے۔ ہنسو نہیں، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں، کبھی تم بھی کر کے دیکھنا، 5 اسٹار ہوٹلز کے کھانے سے اچھے ہی لگیں گے تمہیں وہ گندے مندے چنے۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا۔ جب زندگی بدل چکی ہے تو ٹیسٹ بھی بدل کے دیکھتے ہیں، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کچھ دیر بعد وہ بینچ پہ بیٹھ کے ناشتہ کر رہا تھا۔ نان چنے کا ناشتہ اسے اچھا لگ رہا تھا، بہت مزیدار تھے، سیاہ مرچ والے چنے، کئی مشہور ہوٹلز کے کھانوں سے بدرجہ بہتر۔ ہنا سچ ہی کہتی تھی،